नमस्कार, मैं हूं पवन अटारिया। बात आज के चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए करते हैं आज की सच्ची बात पक्की बात। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर बुधवार को रोडवेज कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन जताया। प्रदेश में रोडवेज की सभी इकाइयों ने दोपहर में 1 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया। वहीं 13 अक्टूबर यानी आज भी मांगे नहीं सुने जाने को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश के रोडवेज के सभी इकाइयों में दोपहर 1 घंटे के लिए प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा संयुक्त मोर्चे के रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ संकल्प के साथ वह 21 सूत्री मांगों के लिए 24 नवंबर को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल तक के 9 चरणों के 20 सितंबर को शुरू हुए आंदोलन के तीसरे चरण में विरोध प्रदर्शन करेंगे। रोडवेज की अजमेर स्थित सभी इकाइयों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर दिन में 1 बजे से 2 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित कर्मचारियों ने अगस्त से सितंबर तक 2 माह बकाया पेंशन व 8 के बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभ में से 2 का तुरंत भुगतान करने की मांग की। 24 अक्टूबर की दीपावली से पहले वित्तीय वर्ष 2021-22 का बोनस और एक्स ग्रेसिया का भुगतान करने के नारे लगाते हुए बस स्टैंड के अंदर चारों ओर कर्मचारियों ने रैली भी निकाली। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी अपनी लंबे समय से जो लंबित मांगे हैं, इस सरकार को 4 साल देने के बाद भी जब हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी परेशान और दुखी होकर आज फिर सड़कों पर है। आज हमारे आंदोलन का तीसरे चरण है। इस तीसरे चरण के अंदर कल भी हमने 1 घंटे का प्रदर्शन किया था, आज भी 1 घंटे का प्रदर्शन किया था। ये प्रदर्शन मात्र अजमेर में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर सरकार के खिलाफ है। सरकार की हठधर्मिता और इस निगम प्रशासन की अपने कुप्रबंधन के कारण राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी जो तरह से भुगत रहा है, 2-2 महीने हो जाने के बाद भी उनको अभी तक ना पेंशन मिली है ना वेतन मिला है। बिना पेंशन और वेतनों के उनके त्योहार काले बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी सरकार सूद लेने को तैयार नहीं है, वार्ता करने को तैयार नहीं है, कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं है। इसी स्थिति पर देखते हुए सरकार के खिलाफ संयुक्त मोर्चा जो राजस्थान रोडवेज का बना हुआ सभी घटक दलों ने एक आंदोलन छेड़ा 21 सूत्री मांगों को लेकर के। हम हमारी जो जायज मांगे उन जायज मांगों को लेकर के लड़ रहे हैं। ये जो सरकार है, जो पूर्ववर्ती सरकार में हमने 20 दिन की हड़ताल की थी, इसी सरकार के नेताओं ने, चाहे सचिन पायलट हो चाहे प्रताप सिंह खच्चर हो, हमारे मंचों पर आकर के उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि जो तुम्हारी मांग है वो जायज है, वो मांग नहीं तुम्हारा हक है। लेकिन सरकार में आते ही वो लोग भूल गए कि हमारा हक है और हमारी जो मांगे थी उनको अभी तक किसी भी मांग को हमारे संतोष। शहर में नहीं थम रही लूट की वारदात। बुधवार को रामगंज थाना अंतर्गत दिनदाड़े एक शातिर बाइक सवार ने जिम जा रही लड़की के हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए। ये पूरी वारदात पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रामगंज इलाके में कांग्रेस के मनोनीत पार्षद विपिन बैंसिल की बेटी का मोबाइल फोन बाइक सवार नकाबपोश युवक छीनकर फरार हो गए। पार्षद ने कुछ दिन पहले ही बेटी को नया मोबाइल दिलाया था। जिम जाते समय वारदात हुई। यह घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पार्षद की शिकायत पर रामगंज थाना पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। उल्लेखनीय है कि शहर में चैन स्नैचिंग, बैग और मोबाइल छीनने की वारदातें लगातार हो रही है। पुलिस ने पिछले दिनों अलग अलग 4 स्नैचरों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन इसके बावजूद वारदातें नहीं थम रही। पार्षद बैंसिल ने बताया कि 11 अक्टूबर की शाम करीब 4:15 बजे उनकी बेटी स्तुति पैदल जिम जा रही थी। इस दौरान भगवानगंज से पहले रेलवे कॉलोनी के रास्ते पर एक मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक मोबाइल छीनकर फरार हो गया। मोटरसाइकिल काली व लाल रंग की थी। युवक नकाबपोश था, जिसने नीले रंग के कपड़े से मुंह ढका हुआ था। ये कल शाम की घटना है, 4 बजे के आसपास की। भगवानगंज से जो नीचे उतरते हैं रेलवे कॉलोनी क्वार्टर के पास में 2 बच्चियां थी। उनके पास पर्स था, उसको छीन कर ले गए। तो मोटरसाइकिल वाले मुकदमा दर्ज किया है। अविलंब ही मुलजिम गिरफ्तार करके सलाखों के पेशे में खुद जांच कर रहा हूँ। मुलजिमान की तलाश अतिशीघ्र पूरी टीम लगी हुई है और प्रयास कर रहे हैं 1-2 दिन में सफलता मिलेगी। सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक मजदूर ने अज्ञात कारणों के चलते अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिविल लाइन थाना इलाके में घूगरा गांव में 38 वर्षीय युवक ने कमरे में बंद होकर फांसी लगा ली। मृतक प्रकाश मूल रूप से सीकर का निवासी था, लेकिन पिछले कई दिनों से वह अजमेर में एक पशुपालक के यहां काम कर रहा था। पुलिस ने मृतक के परिजनों की सूचना दी है। गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बहरहाल परिजनों की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मृतक ने फांसी किन कारणों में लगाई उसकी जांच में जुट चुकी है। मेरे को 3 बजे सूचना मिली थी
यहाँ से फ़ोन किया गया कि आपके भाई ने फांसी लगा ली है। तब मैं मेरे परिवार के साथ यहाँ आ गए। मेरे भाई का नाम प्रकाश चंद है और यहाँ अजमेर में गोबरा गांव में रहे जी। यहाँ फार्म हाउस था, उस पर देखभाल का काम करते थे। पिछले 1 महीने से थे लगभग जी। यहाँ फार्म हाउस में देखभाल का, जहाँ कुछ गाय भैंस थी वैसे उनका देखभाल का काम था। मैं सवेरे 10 से 10:30 बजे गया, दूध लेके आया वहाँ से। फ्रिज में दूध रख देते हैं निकाल कर, और मैं 10:30 बजे आ गया। घर आके रोटी राटी खा के 3 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि वो तो कमरे में लटक गया। प्रकाश क्या करता है ये? भाई भैंसों का काम कर रहा था, चारा चोरा देने का लिए। क्या कारण था ऐसे? अब कारण तो वही दोनों मियाँ बीवी जाने। मैं गया, राजी खुशी थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, राजी थे। शादी से 2 बच्चे हैं। ये रहने वाले सीख करके हैं नीम का थाना। विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के संयुक्त तत्वाधान में करवा चौथ व्रत के मौके पर नगर निगम स्थित शिव मंदिर में महिलाओं के लिए मेहंदी लगाई गई। विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के संयुक्त तत्वाधान में करवा चौथ व्रत के पावन पर्व पर मेहंदी लगाने की व्यवस्था की गई। आज बड़ी संख्या में शहर की महिलाएं मेहंदी लगवाने नगर निगम परिसर स्थित शिव मंदिर पहुंची, जहां संगठन की ओर से मेहंदी लगाने की बढ़िया व्यवस्था की गई थी। का जो त्योहार है हमारे पतियों के लिए किया जाता है, जिनकी लंबी उम्र हो सके, और ये उपवास 12 दिन के लिए किया जाता है। इसमें अन्न नहीं खाते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य दे के ही हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। और एक त्योहार से पहले 1 दिन पहले महिलाएं जो हैं वो पार्लर जाती हैं और अपना 16 श्रृंगार करती हैं, और इस दिन सभी महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। ये सुहाग की निशानी होती है, जिसमें हम लाल रंग की ज़्यादा, अधिकतर सब माताएं बहनें लाल रंग की पहनना पसंद करती हैं, क्योंकि सुहाग की निशानी होती है, और लाल चुनरी भी ओढ़ी जाती है। यह करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियाँ आज के दिन फास्ट रखती है और ना पूरे दिन ना पानी पीती है, और ना रात को जब ना चंद्रमा को अर्घ देकर पानी उनके हाथों से ही पिया जाता है, और उसके बाद में सारा ना लाल रंग की चुनरी, हरे रंग की चूड़ियाँ और पूरा 16 श्रृंगार करके तैयार होते हैं। आज के दिन मेहंदी, पार्लर जाती है, सस्ती है, संवरती है, सुंदर सुंदर तैयार होती है, और सब अपने पति के लिए ही लंबी उम्र की कामना के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। भगवान महावीर समिति की ओर से आज 5 दिव्यांगों को व्हील चेयर दी गई। इस दौरान जिला कलेक्टर अंशदीप, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत स्वरूप माथुर आदि मौजूद रहे। भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति की ओर से जिले के दिव्यांग व सीनियर सिटीजन को उपकरण मिलेंगे। इसमें व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, कृत्रिम हाथ पैर, कैलिपर, वैसाखी और बुजुर्गों की छड़ी शामिल होंगे। इसके लिए सरकारी महकमों के सहयोग से सर्वे कराया जाएगा। ये सर्वे अगले माह तक पूरा होगा और उसके बाद एक बड़ा समारोह कर ये उपकरण सौंपे जाएंगे। समिति के सुरेश मेहरा ने बताया कि इस दौरान समिति की पहल को लेकर चर्चा की गई। सर्वे में ग्राम पंचायत स्तर पर आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी, ग्राम सेवकों का सहयोग लिया जाएगा। इसमें व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, कृत्रिम हाथ पैर, कैलिपर, वैसाखी और बुजुर्गों की छड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वे के बाद एक कार्यक्रम कर इन उपकरणों का वितरण किया जाएगा। कलेक्टर अंशदीप ने कहा कि सरकारी विभागों के सहयोग से ये सर्वे कराया जाएगा ताकि कोई विकलांग वंचित नहीं रह सके। श्री भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति जयपुर के सौजन्य से 5 व्हीलचेयर जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर के कर कमलों से दी गई है। ये वे बच्चे हैं, वे संस्थान अपने पुष्कर में मैडम जो काम कर रही है उन बच्चों को दी गई है, जो आगे चल के उनका अध्ययन के अंदर, ट्रेनिंग्स के अंदर और घर से उनको आने जाने में जो सुविधा हो, उसके लिए निःशुल्क आज 5 व्हीलचेयर दी गई हैं। इसके अलावा जिले के अंदर एक समिति द्वारा ये घोषणा करी गई है कि अपील कि जिले में कोई भी दिव्यांग बिना उत्तर के वंचित नहीं रहे। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, ग्राम सेवक, पटवारी, सरपंच साहब इसकी सभी सूचना मतलब जिला परिषद में जमा करावें, जिससे आगामी दिनों में मीटिंग करके इनको निःशुल्क उपकरण दिए जाएंगे। एक बहुत बड़ा वर्कशॉप लगाया जाएगा जिसके अंदर पैर हाथों हाथ बनेंगे, हाथ मतलब कृत्रिम हाथ हाथों बनेंगे, कैलिपर्स हाथों हाथ बनेंगे,
स्पेशल व्हील चेयर्स होंगे, स्पेशल ट्राईसाइकिल्स होंगे, बैसाखी होंगी, एक बुजुर्ग छड़ी भी होगी, जिसमें सीनियर सिटीजन को भी लिया गया। जो सीनियर सिटीजन इस प्रकार है, जिनको व्हील चेयर की जरूरत है या बुजुर्ग छड़ी की जरूरत है या कान की मशीन, उनको भी दी जाएगी। ये आगामी दिनों में होगा। अभी हमारा 15 नवंबर तक इसका केवल चिन्हीकरण किया जा रहा है अजमेर जिले के अंदर। यहाँ पर जितने दिव्यांगजन हैं उनको व्हील चेयर दी गई है। ये तो बस एक शुरुआत है। जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि कोई भी ऐसा दिव्यांगजन ना हो जिसकी मोबिलिटी के अंदर कोई समस्या हो और हम उसको पहुँच नहीं पा रहे। उसके लिए अभी जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है वो यही है कि समस्त डिपार्टमेंट के साथ में एक सर्वे करवाया जाएगा। कोशिश ये करेंगे कि नवंबर के अंदर हम लोग सबका सर्वे कर लें। जो डिमांड रहेगी उसके लिए जो महावीर संस्थान है वो पूरी की पूरी तरीके से तैयारी करवा के यहाँ पे एक बड़ा कैंप लगाने की हम मंशा रखते हैं। और उनके साथ में जिन भी लोगों के लिम्स लगाने हैं या व्हील चेयर प्रोवाइड करने हैं या अन्य कोई अपने को हियरिंग एड प्रोवाइड करना है और अन्य किसी प्रकार की चीज़ प्रोवाइड करानी है, हम वो कैंप लगा के उसको पहुँचाएंगे। नसीराबाद के देहराटू में पिंटू हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आईजी को आज ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत और पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। राजस्थान रावत महासभा समाज के तत्वाधान में नसीराबाद पिंटू रावत हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर राजस्थान रावत महासभा के तत्वाधान में प्रतिनिधिमंडल ने आईजी से मिलकर घटना की जानकारी दी। सर्व समाज द्वारा नसीराबाद पुलिस थाने का घेराव उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर आंदोलन शांतिपूर्ण होने के बावजूद भी नसीराबाद सदर पुलिस द्वारा हत्याकांड की आवाज दबाने के लिए लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। प्रदेश रावत महासभा और सर्व समाज द्वारा इसको लेकर भारी आक्रोश है। जब तक पिंटू रावत की निर्मम हत्या करने वाले दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक आंदोलन किए जाएंगे। आगामी उग्र आंदोलन की रणनीति पर भी विचार किया जा रहा है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अध्यक्ष राजस्थान रावत महासभा के डॉक्टर शैतान सिंह रावत ने बताया कि यदि अजमेर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा समय रहते पिंटू रावत हत्याकांड के दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार से सर्व समाज और रावत समाज के सैकड़ों की संख्या में जनप्रतिनिधि गण, सामाजिक संगठन, बुजुर्ग, नौजवान जयपुर कूच करने का भी निर्णय लिया है। पिंटू रावत हत्याकांड को लेकर नसीराबाद क्षेत्र ही नहीं पूरे अजमेर जिले में जिस प्रकार पिंटू रावत की निर्मम हत्या कर मौत के घाट उतारा, जिसको लेकर भारी आक्रोश का माहौल है। जिला पुलिस प्रशासन को भी इसको ध्यान में रखते हुए जल्द कार्रवाई करने के आदेश दिए जाएं। आज कुछ दिनों पहले नसीराबाद के पास में देहराटू गांव है, वहां पे पिंटू रावत की एक बहुत ही जघन्य तरीके से, निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई थी। और जो नामजद आरोपित है उनमें से एक आरोपी की गिरफ्तारी होना बाकी था। अभी कुछ दिनों पहले हमने एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया। नसीराबाद के अंदर एक विशाल, हजारों की तादाद के अंदर विशाल धरना प्रदर्शन हुआ और वहाँ भी उपखंड अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया। एडिशनल एसपी साहब ने मौके पर आके हमें आश्वस्त किया कि हम इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई जांच नहीं हुई। उल्टा जो हम सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर अपनी मांग को मनवाने के लिए गए थे, अपनी मांग करने गए थे। लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है और जब शासन प्रशासन क्रूरता पर आ जाता है तो जनता को उसके विरोध में आना ही पड़ता है। तो हम वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से हमने वहाँ पे एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया, लेकिन पुलिस ने इस मामले को दबाने के लिए झूठे मुकदमे दायर किए। तो हम आज आईजी साहब से मिलने आए थे, लेकिन आज आईजी साहब अत्यावश्यक कार्य से कहीं बाहर चले गए। फिर हम वापस कल उनसे मिलने आएंगे और हमारी मांग है कि जो इसी घटना की निष्पक्ष जांच करके आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो और जो झूठे मुकदमे लगाए हमें दबाव में लाने के लिए उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। घटना के सबूतों को नष्ट करना या उसको छुपाना पुलिस का काम नहीं है। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस शासन के अंदर अपराध इतने बढ़ रहे हैं और पुलिस के द्वारा अपराधों को बढ़ाया जा रहा है। अब अगर ये चाहे, मन से पुलिस चाहे, तो कोई भी आदमी, उसको बीट प्रभारी को अच्छी तरह से पता है कि मेरे बीट के अंदर कितने चोर हैं और कितने लोग अच्छे हैं, कितने बदमाश। ये तो उनको वसूली के अलावा थपथपी देने के बजाय थपथपी दी जा रही है उनको।
जाओ तुम मजा करो, मैं भी जब बैठा तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं नहीं अरेस्ट नहीं करूँगा आपको। तो वो तो चोर का तो हौसला बुलंद हो गया। तो ये मेरा तरफ से आरोप है इस पुलिस के ऊपर कि इसको सुधार करना चाहिए। इस सरकार के ऊपर आरोप है, इस कांग्रेस सरकार के ऊपर। बीएसएनएल के ग्रुप सी व डी कर्मचारियों के संघों की मान्यता हेतु अखिल भारतीय स्तर पर चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 14 संघों ने भाग लिया। अजमेर एसएसए में कुल 3 संघों ने चुनाव में भाग लिया। एनएफटीई बीएसएनएल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उम्मीद है कि एनएफटीई बीएसएनएल संघ और कर्मचारियों ने अधिकतम वोट देकर अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम मान्यता प्राप्त संघ बनाने हेतु अपना मत दिया, क्योंकि जो संघ पूर्व में प्रथम मान्यता में है, बीएसएनएल व कर्मचारियों का बहुत नुकसान किया है। एनएफटीई बीएसएनएल के प्रथम मान्यता में आने से ही बीएसएनएल व कर्मचारियों के भविष्य उज्जवल होगा। गौरतलब है कि पूर्व में मान्यता प्राप्त बीएसएनएल की कर्मचारी संगठनों ने कभी भी गंभीरतापूर्वक कर्मचारी हितों को लेकर लड़ाई नहीं लड़ी और बीएसएनएल की दुर्गति होते हुए देखते रहे। इसलिए अब इन चुनाव में कर्मचारियों ने अपना मानस बदल लिया है और किसी अन्य संगठनों को मान्यता प्रदान करवाने के लिए प्रयासरत हैं। इस मौके पर महेंद्र कुमार वर्मा, जिला सचिव एनएफटीई बीएसएनएल सम्मिलित सेवा बीएसएनएल जिला सचिव विजय निर्माण मौजूद रहे। आज 12 तारीख बुधवार को बीएसएनएल के ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के संघ की मान्यता के लिए आज मतदान का आयोजन किया गया अखिल भारतीय स्तर पर। अखिल भारतीय स्तर पर ऑल इंडिया में जो भी यूनियन सबसे अधिक मत प्राप्त करेगी उसको बीएसएनएल की पहली मान्यता प्राप्त होगी और जो उससे कम होगा उसको दूसरे नंबर की मान्यता प्राप्त होगी। एनएफटी जो बीएसएनएल की सबसे पुरानी यूनियन है और जिसने हमेशा कर्मचारियों का हित किया है, की तरफ से हम आज यहाँ उपस्थित हैं और हम आशा करते हैं कि सभी कर्मचारियों ने अधिक से अधिक संख्या में एनएफटी को वोट देकर सफल बनाने का प्रयास किया है और हम ये मानते हैं और ये हम आशा करते हैं कि एनएफटी पूरे भारत में बीएसएनएल प्रथम मान्यता प्राप्त यूनियन होगी। अगर एनएफटी आती है तो बीएसएनएल और कर्मचारियों का भविष्य उज्जवल है। कर्मचारियों का आर्थिक नुकसान जो अभी तक जो यूनियन मान्यता में थी उसने करवाया, उससे हम कर्मचारियों को नुकसान से बचाएंगे और बीएसएनएल को भी आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास हमारा करेंगे। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, जिला सचिव एनएफटी बीएसएनएल अजमेर। मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल की मेजबानी में विद्यालय के सभागार में आयोजित मेयो गर्ल्स ने मंच प्रवेश सेरेमनी ओडिसी नृत्य की विभिन्न मुद्राओं से हतप्रद करते हुए भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी। ओडिसी के भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उद्भव ओडिशा के प्राचीन मंदिरों में हुआ। भाव में मूर्तिकला सुंदर और गीतात्मक ओडिसी नृत्य अद्भुत है, जिसमें तकनीक का अनूठा मेल है। मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्राएं अनवी सरावगी, जावी सिंह, ऋतुजया, सानवी बंसल, जारा कृष्णन और जोया अग्रवाल लगभग 9 वर्ष से विद्यालय में ओडिशा नृत्य सीख रही हैं। लगभग 1 घंटे की प्रस्तुति के दौरान उन्होंने मंगलाचरण, बटू नृत्य से शुरुआत करते हुए शुद्ध नृत्य, विद्या बैराग, पल्लवी, अभिनय, मोक्ष नृत्य विधाओं का प्रदर्शन किया। लगभग 1 घंटे की प्रस्तुति ने दर्शकों को मोहित कर दिया। ओडिशा नृत्य की संपूर्ण विधाओं की कोरियोग्राफी पद्मश्री अवार्डी गुरु मायाधर राउत की सुपुत्री गुरु मुधीमता राउत ने की थी। गुरु मधुमिता राउत ने मंजीरा, गुरु श्री हरिनारायण दास ने वोकल, श्री प्रशांत महाराणा ने मर्दाला, श्री अफजल जहूर ने वायलिन, श्री धीरज कुमार पांडे ने बांसुरी वादक की भूमिका निभाई। मेकअप आर्टिस्ट श्री ब्रजमोहन और वेशभूषा श्री राकेश प्रताप ने संभाली। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कला क्यूरेट
श्रीमती सीमा सुमना ने इस मौके पर बच्चों को ओडिसी नृत्य की विभिन्न नृत्य मुद्राओं और नृत्य कला की बारीकियों से रूबरू कराया। गौरतलब है कि विद्यालय में गुरु सीमा बंसल के कुशल दिशा निर्देशन में पिछले 9 साल से ये छात्राएं ओडिसी नृत्य का प्रशिक्षण ले रही हैं। मंच प्रवेश सेरेमनी में ओडिसी नृत्य के पश्चात 6 नृत्यांगनाओं को प्रशिक्षण पूर्ण करने की उद्घोषणा करते हुए प्राचार्य कांचन खाड़के ने डिप्लोमा प्रदान कर शुभकामनाएं दी। आज मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल के स्टूडेंट्स ने, जो कि ओडिसी सीख रहे हैं काफ़ी वर्षों से, उन्होंने मंच प्रवेश प्रस्तुत किया। मंच प्रवेश का मतलब होता है कि वो उनका पहला स्टेज परफॉर्मेंस, जब ट्रेनिंग उनकी पूरी हो जाती है। एक तरह से दीक्षा समारोह है ये, और उसमें वो अपने तकनीक, अभिनय, ओडिसी का जितना भी अंग दिखा सकते हैं सब प्रस्तुत करते हैं। और इससे ये पता लगता है कि अब ये स्टेज परफॉर्मेंस के लिए तैयार हैं स्टूडेंट्स। तो आज मंच प्रवेश था और 6 स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट किया। ये लोग तो जब अभी ये 12th में हैं, जब ये 4th में तब इन्होंने सीखना शुरू किया था, बट पिछले 5 साल से कुछ ज़्यादा सीरियसली सीख रहे हैं ये लोग। और उनको इस अवसर पर डिप्लोमा भी मिलता है मेरे पिताजी के इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है गुरु मायाधर राउत स्कूल ऑफ ओडिसी डांस। वहाँ से इनको डिप्लोमा भी प्राप्त होता है। बच्चों का पहला परफॉर्मेंस जब वो सीख लेते हैं, हम इस लायक उनको समझते हैं कि अब वो स्टेज पर जाके अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, उस प्रक्रिया को मंच प्रवेश कहते हैं। 27 साल हो गए मुझे। 1994 में मैंने स्कूल ज्वाइन किया था और तब से, और 2011 में हमने मंच प्रवेश करना शुरू किया था, और तब से आज तक 12 मंच प्रवेश हो चुके हैं, जिसमें कम से कम 50 से ऊपर बच्चे मंच प्रवेश कर चुके हैं और डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले चुके हैं। हमारे ओडिसी में इसको मंच प्रवेश बोलते हैं, और ये मंच प्रवेश नाम मेरे गुरु मायाधर राउत, पद्मश्री गुरु मायाधर राउत का दिया हुआ है। उन्होंने सबसे पहले शुरू किया मंच प्रवेश, उन्होंने ही इसका नाम मंच प्रवेश रखा। मैं सीमा बंसल, ओडिसी डांस टीचर। ऋषिघाटी स्थित जगन्नाथ मंदिर के पुजारी 92 वर्षीय गोविंद नारायण शर्मा को मंदिर कमेटी द्वारा जबरन बेदखल करने के मामले में पुजारी ने 2 दिन पहले आत्मदाह कर ली थी। पुजारी की हालत नाजुक बनी हुई है। आज ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने पुजारी के हालात जाने। जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहे 92 वर्षीय गोविंद नारायण शर्मा से आज ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और उनके हालात जाने। पंडित सुदामा शर्मा ने बताया कि झुलसे पुजारी शर्मा की हालत काफी नाजुक बनी हुई है और प्रशासन और आरोपियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि आत्मदाह को उकसाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं की गई। पंडित सुदामा ने बताया कि ऋषिघाटी स्थित जगन्नाथ मंदिर में पंडित ने खुद पर केरोसिन उंडेल कर आग लगाने से वह झुलस गए थे। गोविंद नारायण शर्मा ने पुलिस को दर्ज कराए बयान में सुसाइड नोट में लिखी बातों को दोहराया। उनका अब भी यही कहना है कि कोई मदद नहीं कर रहा। पंडित शर्मा का कहना है कि मंदिर कमेटी के पदाधिकारी उन्हें जबरन बेदखल कर रहे हैं। पुलिस और कोर्ट में उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। जेलन अस्पताल में जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहे 92 वर्षीय पंडित की हालत डॉक्टरों ने नाजुक बताई है। अगर पुलिस और प्रशासन की ओर से समय रहते कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो ब्राह्मण समाज आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला पुलिस प्रशासन की होगी। ब्राह्मण समाज संघर्ष समिति के बैनर तले एक जन आंदोलन करेगी अगर पुजारी जी को कुछ हो गया तो। और मैं राज्य सरकार से भी मांग करता हूं कि पुजारी के परिवार को समुचित सहायता दी जाए और उनके इलाज में जो बेहतर इलाज हो सके ऐसी व्यवस्था करे। अभी क्या कंडीशन है? अभी सीरियस कंडीशन है। डॉक्टर कह रहे हैं कि भगवान भरोसे है। और आज अजमेर के सभी विप्रजन अपने अपने मंदिरों में पुजारी जी के लिए जो महामृत्युंजय के जाप कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से, तथा अलर्ट मोड पर समाज है। ब्यावर, टेकड़ी, भीलवाड़ा इत्यादि सारी जगह से समाज इकट्ठा हो रहा है और लामबंद है। और कभी भी आवश्यकता पड़ जाए तो समाज अजमेर में आएगा और प्रशासन का घेराव करेगा। 65 साल से मंदिर में रह रहे हैं, पिताजी रह रहे हैं, हमारे बच्चे रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, आज तक कोई एतराज नहीं हुआ। अब कह रहे हैं कि फैमिली नहीं रहनी चाहिए। 2 साल में क्या हो गया इस फैमिली को? इतने दिन कहाँ गए थे? और 2 दिन से मेरे पिताजी हॉस्पिटल में पड़े हुए, कोई मिलने नहीं आया कमेटी का आदमी। 4 आदमियों ने, पंचों ने उनको धमकाया और तेज मार के उन्होंने आग लगा ली।
पिसागन उपखंड क्षेत्र के करनोस में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर सभी मुस्लिम समुदाय के लोग रसूलुल्लाह की याद में जुलूस निकालकर स्थित दरगाह पर चादर चढ़ाकर दुआ मांगी। भारत में उत्सव उत्साह, उमंग और परिचायक है। सभी त्योहार उल्लास के साथ सनातन काल से मनाते आ रहे हैं। करवा चौथ भी महिलाओं के लिए वरदान के रूप में है। आज पूरे भारत देश में भारतीय महिलाएं अपने पति परमेश्वर की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। हम सभी महिलाओं ने पारंपरिक राजस्थानी ड्रेस पहनकर करवा चौथ के उत्सव को मनाया और हमने आज इस ड्रेस को पहनकर ये शो करने की कोशिश की कि हम अपने पतियों के लिए और हमारी संस्कृति के प्रति कितना प्रेम है। सभी महिलाओं ने मिलकर नृत्य भी किया और एंजॉय किया काफ़ी। स्थित कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड द्वारा डीएपी खाद लेने के लिए आज सुबह से ही ग्रामीणों का जमावड़ा लगा हुआ है। जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि सुभाषगंज अनाज मंडी स्थित कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड खाद वितरण केंद्र के बाहर नसीराबाद शहर सहित आसपास के विभिन्न गांवों से आए सैकड़ों ग्रामीणों को खाद लेने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां ग्रामीणों का कहना है कि वे अलसुबह से खाद लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, परंतु कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी लिमिटेड के कर्मचारी ग्रामीणों के साथ मनमानी कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को खाद समय पर नहीं मिलने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि एक और तो प्रदेश की गहलोत सरकार द्वारा कृषि ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कर रही है, तो दूसरी ओर नसीराबाद कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड द्वारा खाद के लिए अन्नदाता अपने सब काम को छोड़कर भूखे प्यासे सुबह से खाद लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि प्रत्येक ग्रामीणों को आधार कार्ड के आधार पर 2,960 रुपए में 2 डीएपी खाद दी जा रही है। सुबह 9 बजे से यहाँ पे खड़े हैं खाद बीज के लिए और कोई भी कर्मचारी यहाँ पे सुनाई नहीं कर रहे हैं और आते हैं और चाय नाश्ता कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं और हम सुने सब परेशानी है कोई मगी होने को न कर सके और गाँव वाला गोपा बतावे। आज सुबह से हम 7 बजे से यहाँ पर खड़े हैं सोसाइटी के अंदर और भूखे पैसे जो खड़े हैं हमारे को खाद मिला नहीं अभी। सुबह से जो परेशान हो रहे हैं और धूप और प्याज के अंदर परेशानी हो रही है। यहाँ आपको क्या कह रहे हैं? हाँ सर, यहाँ के कर्मचारी क्या कह रहे हैं? आज की सच्ची और पक्की बात यहीं पर होती है खत्म। कल फिर आपसे करेंगे बात। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।